स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक ट्रांजिस्टर। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और उसका एक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर कि मतलब जब हम बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, यानी इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बाइसिंग कैसे करेंगे। बाइसिंग मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमीटर, 3 टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर, बेस और कलेक्टर। और बाइसिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि एमीटर और बेस की हमेशा कैसी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग, और कलेक्टर को हम कैसे करेंगे, रिवर्स बाइसिंग। तो आइए अब ट्रांजिस्टर लेते हैं। कौन सा लें, हम यूज करेंगे कॉमन एमीटर, एनपीएन कॉमन एमीटर। देखो एनपीएन कॉमन एमीटर। एनपीएन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम। देखिए कॉमन एमीटर, ठीक है, एक इसका ये टर्मिनल, एक इसका ये टर्मिनल, और एक ये। कौन सा यूज कर रहे हैं, एन पी एन। एन, ये एन, ये पी और ये एन। तो एरो किधर होगा, पी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो चलो इसको पूरा करते हैं डायग्राम को। ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, एन पी, पी को, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है एमीटर, और ये क्या है कलेक्टर। तो किससे कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है हमें इसकी। कौन सी, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कलेक्टर को एन, रिवर्स बाइसिंग, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये आर, हम इसको इनपुट बोलेंगे, और ये ओ। ठीक है, अब ये बैटरी कौन सी होगी, किस किस के साथ कनेक्ट है, बेस और एमीटर के साथ। इसका नाम वी बी बी, और ये वी सी सी। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन बताइए, और हमें मेजर करना हो कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, और एक इधर को कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, और कौन सा करंट होगा, आई बी। कौन सा करंट होगा, आई बी, बेस में जा रहा है। ठीक है, और इधर इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ये, और ये कौन सा करंट होगा, IC। तो देखिए IB इधर जा रहा है, IC भी इधर से आ रहा है, तो इधर कितना करंट होगा, ये IE। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IB प्लस IC। ठीक है, अब अच्छा करंट हमने पता कर लिया। अब मान लो कि बेस और एमीटर के बीच में, इन दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनका, वो हमें मेजर करना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, और यहाँ पर हम एक इधर वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का बताता है हमें,
बेस और एमीटर के बीच में, इसलिए इसका नाम क्या है, वी बी ई। और ये किस किस का बताता है, वी सी ई। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्या एक्शन होगा, तो आइए हम स्टडी करते हैं। इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड। पहले देखिए इसकी हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग, और इसकी हमने क्या किया, रिवर्स बायसिंग। तो पहले हम ये वाला पार्ट, इनपुट हम किधर से देंगे, इधर से। तो हम पहले हम ये वाला पार्ट कहलाएगा इनपुट, और ये हमें, इससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो ये इनपुट और ये आउटपुट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, बेस और एमीटर। पहले हम इधर वाले को, इनपुट वाले को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे बीई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या होगा देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक दूसरे वाला डायग्राम बना के दिखाता हूं। इससे एक होगा क्या, ये हमारा क्या है, बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की थी, पहले भी हमने पढ़ा है, जब हमने एक डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की थी, तो क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग से, कि जो डिप्लीशन लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर है उसके बाद जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखिए, और ये ग्राफ आपका कुछ जाना पहचाना है, याद आ गया होगा कुछ, हमने कहाँ बनाया था ये वाला ग्राफ, ये वोल्टेज V और I के बीच में। ठीक है, याद आया कुछ, कहाँ बनाया था, ये हमने बनाया था जब हम डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, डिप्लीशन लेयर जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे, ये वाली डिप्लीशन लेयर खत्म होगी तो N, ये क्या है हमारा NPN। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ऐसे N, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो होता है इस प्रकार, ये। अब समझना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, देखिए जब इसमें से करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में से जब यहां से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इधर वाला पोर्शन क्या होगा, इधर वाला पोर्शन क्या करेगा, इधर वाला पोर्शन, कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है, देखिए NPN, इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इस तरफ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं सर्किट में, तो हो सकता है कि देखिए इधर NPN, ये क्या है, इसमें क्या है, होल्स, इसमें क्या है, होल्स। ठीक है, अब ये होल्स तो इधर जाने से रहे, डिप्लीशन लेयर भी ज़्यादा होगी, थिकर होगी, और लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जंप करना स्टार्ट करते हैं। कब होगा ये, जब इसमें से करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो ये वाली चीज़, अच्छा VCC की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, तो हम इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि ये इस वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं सर्किट में, रियोस्टेट। लेकिन यहाँ पर हम रियोस्टेट अलग से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसी के साथ ये सिंबल लगा देंगे और ऐसे ही इसके साथ। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू चेंज हुई, अगर ये वैल्यू बढ़ी तो क्या करेगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए,
तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो रीडिंग चाहते हैं, हम पर्टिकुलर इसको क्या रखना चाहते हैं, कांस्टेंट, और हम ये जानना चाहते हैं कि पूरा करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, पूरा करंट कितना फ्लो। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू चेंज हुई और इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो वाला करंट, ये वाला करंट, पहले हम किसको पढ़ रहे हैं कि एमीटर और बेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो करंट किस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तो वो वाला सर्किट कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला सर्किट हो जाएगा। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये वाला इनपुट सर्किट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम नहीं चाहते कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे और इसमें करंट जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देना चाहते, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं होने देना चाहते। और हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को अगर ये बढ़ रही है तो हमने जो ये सिंबल लगाया है वेरिएबल का, हम क्या करते हैं, वापस से उसको जो हम स्टार्टिंग में जो हमने इसकी वैल्यू सेट की थी उसी वैल्यू पर इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ने देना नहीं चाहते, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे VCC कांस्टेंट K, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसको फिक्स कर देंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसको। उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाएगी कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने वोल्टेज पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें चेंज, अगर हम टेबल बनाएंगे, अगर हम टेबल बनाते हैं इसकी, देखिए VIB, ठीक है, V ये वाली BB, देखिए स्टार्टिंग में 0 तो 0, फिर 0.2 तो भी 0, 0.3 तो भी 0, 0.5 तो भी 0, 0.6 तो 1 करंट फ्लो हुआ, 0.75 हुआ। तो इस प्रकार जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे, बट हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, VCC इजकल टू K, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो एग्जैक्ट जो करंट फ्लो होगा उसकी रीडिंग हमें मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू चेंज हुई, अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो इसमें जो एग्जैक्ट यहां से जो करंट फ्लो हो रहा, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और यहां पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमें एग्जैक्ट रीडिंग ना मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे, VCC को कांस्टेंट रखें, यानी आउटपुट वाले सर्किट को हम क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते, और इस सर्किट को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट, कि यहां से पूरा का पूरा करंट ऐसे जाए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए, अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहिए, मान लीजिए हम कोई भी 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये एक, ये इस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू इतनी, इस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू इतनी, और हम यहां से एक बेस क्रिएट करते हैं। ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा I, और ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा V, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ये हमें क्या बताता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ये हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का R। तो ये वाला जो स्लोप होगा, ये वाला स्लोप जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, R उतना ही ज़्यादा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, अगर हम यहां से बनाना चाहें, इन 2 पॉइंट के बीच बनाना चाहें तो यहां पर कुछ अलग रेजिस्टेंस आएगा, अगर हम यहां पर बनाना चाहें तो यहां पर कुछ अलग रेजिस्टेंस है, यानी हर एक पॉइंट वोल्टेज की हर एक वैल्यू पर इस R की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, क्या आएगी, R की वैल्यू अलग आएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यानी R की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, RD, यानी ये कौन सा होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और हम कैसे निकालेंगे, हम इसको इस प्रकार निकालेंगे कि हम वोल्टेज की वैल्यू जो चेंज करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू जो चेंज करेंगे, मान लेते हैं हमने 0.2 बढ़ाया, 0.2 बढ़ाने से कितना करंट फ्लो हुआ,
कितना करंट फ्लो हुआ, उन दोनों के रेशियो से हम उस आर की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। और ये वैल्यू लगातार हर एक पॉइंट पर अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और जो कि ये इनपुट सर्किट में है इसलिए इसको नाम रखते हैं आर आई। इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी के चेंज करने से करंट में कितना चेंज हुआ, उन दोनों के रेशियो से आप डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है। और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, ये तो हमें पता ही है कि करंट फ्लो होगा कौन सा और किसके कारण होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, जो कि क्या होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इनके कारण ये करंट फ्लो होगा। तो ये है आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेस एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी इसकी, एमिटर और कलेक्टर की। नोट करिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होगा। इस वाले पोर्शन की हम देखते हैं, क्योंकि इस वाले में ये जो आउटपुट सर्किट है इसकी हमने कैसी बाइसिंग कर रखी है, रिवर्स। और इसको हम नाम लिखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हम लिख सकते हैं सीई कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमिटर। ठीक है। तो इसमें देखिए रिवर्स, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और इसको हमने किससे जोड़ रखा है, पॉजिटिव से। ठीक है। तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, रिवर्स। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम डायग्राम बनाते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, सॉरी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, हम इसका ग्राफ थर्ड क्वार्टर में बनाते हैं। अभी हम थर्ड में ही बनाएंगे, माइनस वी और माइनस आई। ठीक है। तो रिवर्स में क्या होता है, जब हम रिवर्स बाइसिंग इसकी करते हैं तो देखिए क्या होता है। रिवर्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो ठीक हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ जाती है। और डिप्लीशन लेयर के बढ़ने के कारण करंट फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन कुछ करंट फ्लो होता है, और किसके कारण होता है, जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स मूव करते हैं। क्योंकि इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ये वाले जो होल्स होते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो ये होल्स नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और जिसके कारण कुछ करंट फ्लो होता है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बाद ऐसे कुछ करंट फ्लो होता है, और उसके बाद ये अपनी सैचुरेशन स्टेट पर पहुंच जाता है, सैचुरेशन स्टेट पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार कुछ करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। कौन सा करंट होता है ये, रिवर्स करंट। अब जो इसमें समझने वाली बात है, जो हम समझने वाली बात है, अगर हम यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे इधर जा रहा है ये, ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू चेंज कर दे, IB की वैल्यू, क्या चीज चेंज करें, IB की वैल्यू। अगर हम IB की वैल्यू चेंज कर दें, और IB की वैल्यू हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करके। अगर IB की वैल्यू चेंज हो जाती है, देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, देखो यहां से होल्स क्या है, ये होल्स मूव करते हैं। ठीक है। अगर यहां से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, देखो इसमें होल्स, सोचिए इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं P में, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ करंट, देखो होल्स कभी मूव नहीं करता, हम आपको पता है होल्स करंट बोलते हैं ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के कारण रिवर्स करंट फ्लो होता है, बट रियल में होल्स मूव नहीं करता। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, होल्स क्या करता है,
पॉपिंग करता है यानी शिफ्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये न्यूट्रलाइज होकर यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये वाली करंट की वैल्यू हम चेंज करते हैं, मान लो स्टार्टिंग में कुछ करंट फ्लो हो रहा था और जो करंट के चलने का रास्ता है, करंट जो जा रहा था वो स्टार्टिंग में कुछ कम जा रहा था, लेकिन जैसे हमने IB की वैल्यू को चेंज किया, मान लो पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इसमें फॉरवर्ड करंट में, मान लो पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जिसके कारण ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो करवा रहा था। अब हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी IB को बढ़ा दिया। अगर IB को बढ़ा दिया, पहले 2-2 जा रहे थे और फिर हमने क्या कर दिया कि 4-4 में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इसको देगा, क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो IC की वैल्यू है, ये जो करंट है, इसकी वैल्यू में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि वो वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि VBB की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। यानी या फिर आप VBB की जगह आप क्या लिख सकते हो, IB इज कांस्टेंट। IB की वैल्यू को IB K1 मतलब कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम IB की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम दोबारा रीडिंग लेते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ करंट बढ़ा और फिर ये सैचुरेट हो गया। अगर IB K1 की वैल्यू को IB हमने क्या कर दिया, K2 कर दिया, एक दूसरी वैल्यू पर इसको फिक्स कर दिया, तो हम देखते हैं कि करंट जो रिवर्स करंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम IB को और थोड़ा चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि और ये बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे जैसे हम IB की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे जो होगा हमारा IC चेंज होता रहेगा। बस यही चीज देखनी है कि IB, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम IB की वैल्यू को, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, तो IC की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और हम देखेंगे जब हम करके देखेंगे, ये हमारे एक्सपेरिमेंट भी है प्रैक्टिकल में, जब आप देखोगे कि IB की वैल्यू को अगर आप हल्का सा चेंज करते हो तो IC की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर IB की वैल्यू में अगर आप माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कुछ माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो IC की वैल्यू जो आएगी आपकी वो मिली एम्पियर में आएगी। तो यानी IB की वैल्यू में चेंज होने से IC की वैल्यू में चेंज होता है और बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, अगर IC कितना होगा, तो हम देखेंगे IB की कितनी वैल्यू पर, IB की इस वैल्यू पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार बस यही चीज़ समझने की है कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी एक ट्रांजिस्टर में अगर यही चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझ ली पूरा ट्रांजिस्टर समझ में आ गया। कि जैसे पहले वाले में हमने क्या किया था, VCC की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है ताकि इसमें फ्लो होने वाला करंट चेंज ना हो, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू को हम क्या रखते थे, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सबसे मेन पार्ट जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, जो आउटपुट वाला पार्ट है हमारा, उसमें क्या होगा, अगर IB की वैल्यू चेंज होती है, तो IC की वैल्यू भी चेंज होती है। और थोड़ा सा चेंज करने से हम देखेंगे कि IC की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम यूज़ करके आगे ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं अलग अलग सर्किट में, अलग अलग उसमें एप्लीकेशंस, कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि इनपुट में अगर आप चेंज करोगे तो आउटपुट में चेंज होगा और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो। जैसे V की कुछ वैल्यू आप यहाँ ले लीजिए और आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, और आप निकाल सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। और ये भी क्या होगा हमारा डायनेमिक, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है,
आप यहाँ पर निकालिए, आप यहाँ पर निकालिए, आप यहाँ पर निकालिए, तो इसको हम नाम क्या रखेंगे, RO, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या रखेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये होती है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस प्रकार इसका ग्राफ आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज़ करेंगे या ऑसिलेटर की तरह यूज़ करेंगे, एक स्विच की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो वहां पर हम देखेंगे कि IB की कितनी वैल्यू चेंज करने पर कितना होगा, कितना वो एम्पलीफायर क्या होता है कि इनपुट डालने पर क्या होगा कि वो आउटपुट में हमें कितना करंट देगा। इनपुट कुछ देंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वो इसी कैरेक्टरिस्टिक से हम समझेंगे कि IB की वैल्यू चेंज होने से IC की वैल्यू में कितना चेंज होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की, जिसमें हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे।